हे फ्रेंड्स, दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था जिसमें पहले हॉब्स की बात होती है, फिर लॉक की बात होती है, फिर रूसो और मिल की बात होती है, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन पहले हॉब्स देखिए, हॉब्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत था, पहली बार जो हॉब्स ने दिया था मॉडर्न टाइम में। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि समाज की जो राज्य है, राज्य क्या है, राज्य जो है सामाजिक समझौते का एक परिणाम है। लोगों के बीच में समाज में एक समझौता होता है जिसका परिणाम स्वरूप राज्य बनता है। लेवियाथन की कल्पना दी, लेवियाथन इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृष्टिकोण का दावा उन्होंने किया। ठीक है, जो धर्म पर मतलब धर्म को कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट रखा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर को उन्होंने ऊपर रखा हुआ, जो सॉवरेन है आपका, जो किंग है, उसको जो धर्म के भी ऊपर उन्होंने मायने दिए हुए हैं। ठीक है, डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी, कहीं ना कहीं जो किंग है, जो सॉवरेन है, उसके डिफेंस की ये बात करता है, जिसमें वो कहता है कि सॉवरेन मस्ट कंट्रोल सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर। जो सॉवरेन होगा, ठीक है, सिविल, मिलिट्री और जुडिशली पावर पे जो है उसका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हॉब्स कहते हैं। लॉक के साथ क्या था, देखिए लॉक जो है फादर ऑफ लिबरलिज्म, इनको जो उदारवाद का पिता भी माना जाता है। प्लस इन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की है, प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जिसमें 3 तरह के राइट्स की बात करते हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं कि मनुष्य के लिए नेचुरल राइट्स हैं। ठीक है, ये जब स्टेट नहीं भी बना था उससे पहले से ये अधिकार जो है एग्जिस्ट करते हैं हमारे। ठीक है, जो नेचुरली हमें मिले हुए हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इन्हीं राइट्स को जो है कहीं ना कहीं इनकी सेफ्टी या इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि लोगों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक समझौता होता है, जिसमें क्या क्या बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक सीमित सरकार बनाई गई। ठीक है, सीमित सरकार कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार जो है इन तीनों राइट्स का जैसे अगर प्रोटेक्ट करने में असफल रहती है, तो लोग जो है क्या कर सकते हैं, उस सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है वो असीमित नहीं थी, बल्कि सरकार सीमित थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही सीमित सरकार कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ लॉ के बारे में था। आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा था रूसो के बारे में आया था। ठीक है, रूसो के साथ भी मिलान करने के लिए आया होता। तो रूसो ने भी कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है कि समाज या राज्य की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। लेकिन इनका जो सामाजिक समझौता था वो लॉक और हॉब्स के सामाजिक समझौते से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि संप्रभुसत्ता जो है वो लोगों में समाहित रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो कानून बनाने की शक्ति थी वो किसके अंदर है, वो लोगों के अंदर ही रहेगी। ठीक है, उन्होंने सामान्य इच्छा की भी बात की है, इसलिए इनको सामान्य इच्छा या कॉमन विल का भी इनको प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, कि जो स्टेट है वो क्या है, कहीं ना कहीं लोगों के एक कॉमन विल का परिणाम है। ठीक है, सामान्य इच्छा का परिणाम है। और पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं कि संप्रभुसत्ता जो लोगों में समाहित है, कानून बनाने की शक्ति भी लोगों के पास है, इसीलिए इनको जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का फादर भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है JS मिल। तो JS मिल ने 1959 में जो ऑन लिबर्टी बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार रखे हैं। ठीक है, इसमें वो एक तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन की भी बात करते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, देखिए वो एक्शन जो मेरी अपनी इंडिपेंडेंस या मेरी अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं ऐसे काम जिसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर ही पड़ता है, वो हुए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होते हैं कि मेरे ऐसे काम जिसका जो फ़र्क है या जिसका जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो दूसरों पे पड़ता है, उनको जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसका प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है, मेरे ऐसे काम जिसकी वजह से दूसरों पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या पता वो नेगेटिव प्रभाव ही पड़ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है अदर रिगार्डिंग एक्शन में। ठीक है, इसमें ये जो विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता की बात करते, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है इंडिविजुअल की इन 3 तरह की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने की बात की है JS मिल ने। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपकी क्विक रिवीजन होती रहे। थोड़ा कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभाग थे। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है 1776 की, वो एडम स्मिथ की बुक है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है रचना, ये किसकी है, ये कौटिल्य की रचना है, जिसमें कौटिल्य ने जो है 34 डिपार्टमेंट्स की बात की है। ठीक है, सरकार के 34 डिपार्टमेंट्स की, जिसमें जो है सारे जो भी उन विभागों में जो भी मिनिस्टर्स को जो चूज़ किया जाएगा, उन सब का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। हालांकि ये कंडीशन जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए नहीं थी। ठीक है, बाकी जितने भी उनके एक्सपेक्ट थे
ठीक है। उसके अलावा सबको जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फॉलो करना होता था, उसके बाद ही एक जो भी काबिल होगा उसको उस हिसाब से विभाग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 34 डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट था, एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें, ये सोचकर कौन एथेंस से कालिचस भाग गया था? तो ये अरिस्टोटल भागे थे। देखिए क्या हुआ था, एथेंस में कहीं ना कहीं पहले भी सोक्रेट्स को जो है मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। तो जब अरिस्टोटल के सामने ऐसी परिस्थिति आई तो उनको भी ऐसा ही लगा कि ऐसा ना हो कि एथेंस में दोबारा से कोई ऐसी घटना हो, ऐसा कोई दोबारा से ऐसा कोई अपराध हो जैसा उन्होंने सोक्रेट्स के साथ किया है, ठीक है। तो ये सोचकर अरिस्टोटल जो है एथेंस से कालिचस भाग गए थे या चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट था, एक स्टेटमेंट है कि अरिस्टोटल को तर्क का उत्साही धर्मदूत कहा है, ठीक है। उसके साथ ही वो कहते हैं कि उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक, मतलब जितना कुछ करना था उससे भी और अधिक उन्होंने किया है। किसने? अरिस्टोटल ने किया है। तो ये सब चीज़ें किसने कही है उनके बारे में? वेपर ने। कहीं ना कहीं ये वहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? ग्रामशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रामशी को जो है उनके एक कॉन्सेप्ट हेजेमनी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। दूसरा किस बात के लिए? कि इन्होंने मार्क्स की मान्यताओं का भी कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण करने की कोशिश की है ग्रामशी ने। अब यहाँ पर ग्रामशी क्या करते हैं कि सिविल सोसाइटी के जो संगठन है, ठीक है, नागरिक समाज के जो संगठन है उसकी तुलना जो है राज्य के पीछे किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से की है। तो किसने की है? ये ग्रामशी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, ठीक है। जून 2015 का मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रॉल्स की बुक एक थियरी ऑफ जस्टिस। तो कई बार बुक्स भी कई बार मैच करने के लिए आ जाती है कि कौन सी बुक किसकी है या कौन से ईयर जो है पब्लिश हुई है। तो जो थियरी ऑफ जस्टिस बुक है ये रॉल्स की बुक है, जो 1971 की बुक है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब इस बुक में रॉल्स ने जो है किसकी सामाजिक समझौता परंपराओं का पुनरुद्धार किया है? तो लॉक, रूसो और कांट। यहाँ पे हॉब्स का नाम नहीं आएगा, ठीक है। लॉक, रूसो और कांट। तो ऑप्शन में ये आया था कि क्या हॉब्स का भी है, तो हॉब्स को जो यहाँ पे डिस्कार्ड करके इन तीनों का जो राइट आंसर था। तो इसमें क्या किया है रॉल्स ने कि इन तीनों के जो समझौता, जो उनका समझौता, सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था, ठीक है, उनकी मान्यताओं को इन्होंने कुछ नए अपने तरीके से यहाँ पे अपनी इस बुक में पेश किया है, ठीक है। तो लॉक, रूसो और कांट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखिए और बुक कौन सी थी और ईयर कौन सा था, ठीक है। तो रॉल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है जिसमें बोला गया है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, ठीक है। अगर आप धर्म में भक्ति कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपकी आत्मा को तो मुक्ति मिल जाएगी, परंतु अगर आप राजनीति में भक्ति या वीर पूजा कर रहे हो ना, उसका परिणाम क्या होगा? आपका अपकर्ष होगा और संभावित आप जो है तानाशाही के लिए कहीं ना कहीं मार्ग जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने ये कोटेशन कही है। पता चलता है हमें इससे कि B.R. अम्बेडकर ये मानते हैं कि ठीक है आप धर्म में भक्ति कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि इससे क्या होगा? आपका मॉरल डिग्रेडेशन होगा, अपकर्ष होगा और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? आप डिक्टेटरशिप की तरफ जो मार्ग बना रहे हो, तानाशाही की तरफ मार्ग बना रहे हो। आजकल टाइम में क्या हो रहा है? भक्ति, यही तो अंधभक्ति तो चली हुई राजनीति में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर होता जा रहा है, राइट। ये B.R. अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट है, इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, शिवाजी का बागनक न्याय संगत है, चार्ल्स वन का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, विलियम टेल का तीर दिव्य है। तो देखिए ये कोटेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये V.D. सावरकर ने कहा है। देखिए V.D. सावरकर कौन है? V.D. सावरकर जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्रवाद के वो एक मतलब सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रचारक के तौर पर उन्होंने काम किया है, ठीक है। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व पर बल दिया है, ठीक है। तो इसीलिए V.D. सावरकर जो है इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है, ठीक है, उनमें इन सब चीज़ों को जो है न्यायोचित मानते हैं, ठीक है। कि ब्रूट्स का तलवार पवित्र है, शिवाजी का बागनक न्याय संगत है, चार्ल्स वन का सिर कटवा दो वो भी न्यायोचित है, विलियम टेल का तीर भी दिव्य, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है और V.D. सावरकर इनको न्यायोचित मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, एक तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 की बुक है, फ्रांसिस फुकुयामा की। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें जून या दिसंबर के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा, या किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे मैच करने के लिए दो, चाहे डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हो। ठीक है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री ये आर्टिकल पहले लिखा 1989 में फ्रांसिस फुकुयामा ने। ठीक है, बाद में उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट में 1992 में, देखिए 91 में जो है कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा ये मानते हैं कि अब जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो है एक वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि देखिए अमेरिका किस चीज़ को फॉलो करता है, लिबरल डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब अमेरिका क्या बचा, एक सुपर पावर, लास्ट मैन का मतलब ही अमेरिका है। ठीक है, एंड ऑफ हिस्ट्री की अब इतिहास का जो है अंत हो गया, एक लंबे संघर्ष के बाद जो है एक इतिहास का अंत हो गया है, एंड लास्ट मैन अब कौन बचा है, सुपर पावर ऑफ जो कि आपकी यूएसए है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी को ही फेवर करती है, फॉलो करती है, या लिबरल डेमोक्रेसीज़ में किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं उदार लोकतंत्र की जो है विजय मानते हैं सभी प्रकार की विचारधाराओं पे। ठीक है, तो ये चीज़ फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये बुक कब की थी, और इनका जो आर्टिकल था ये एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का ये था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, जो आर्टिकल 368 में दी गई है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया था जून 2015 के नेट एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे, कि एक तो संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में। ठीक है, दूसरी बात कि विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बजाय धन बिल या वित्त बिल। अब देखिए जो मनी बिल होता है ना, और ये वित्त बिल या धन बिल होता है, उसको जो है सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि इसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये बिल पेश किया जाता है, और लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड करता है, ये तय करता है कि ये बिल धन बिल है या कोई और बिल है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए क्यों बाध्य है, क्योंकि कब बाध्य होता है, देखिए पहली बार मान लो कोई बिल दिया आपने, ठीक है, बिल पेश हुआ संसद में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास के फाइनली चला गया सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने मान लो उसको रिजेक्ट कर दिया, या दोबारा उसको उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया। अब की बार अगर पार्लियामेंट से वो बिल उसी फॉर्म में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए संसद को जो एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, और विशेष बहुमत के आधार पर संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आर्टिकल 368 के बारे में। बाकी डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन सब चीज़ों को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ये पार्ट 1 है। मैं इसके 5 पार्ट्स बनाऊंगा, जिसमें 10 करके मैं डेली मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो आई होप आपकी रिवीजन भी अच्छी होती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।